हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर है और लास्ट लेक्चर तक हमने किंग क्वीन जैक तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारा बाकी है वो देखेंगे और आगे के पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते। प्रॉपर्टी नंबर 7 बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये लिमिट्स कभी भी अगर दिख जाता है माइनस ए से ए टाइप का अगर लिमिट कभी भी अगर आपके आंखों के सामने आ जाता है तो आप समझ जाना कि इस प्रॉपर्टी का सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ इसका भी नहीं भी हो सकता है, दूसरा प्रॉपर्टी भी यहाँ पे काम में आ सकता है, बट ये प्रॉपर्टी तो जरूर लगेगा यहाँ पे। दैट इज माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन है, और अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ये आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए पहले प्रूफ कर लेते हैं इसको, उसके बाद अपन आगे समझाएंगे आपको। तो देखिए जरा, अगर मैं स्टार्ट करूं LHS से तो ये हमारे को क्या दे रहा है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। आंसर में आप देख रहे होंगे कि आपको 0 से a चाहिए, तो ऑब्वियसली आप पहले माइनस ए से कहां तक जाएंगे 0 तक जाएंगे, एंड देन उसके बाद आप 0 से कहां तक जाएंगे a तक जाएंगे एफ एक्स डी एक्स। अभी आपका एम एक ही होगा कि इस चीज को कैसे तक से इस लिमिट में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट आप कैसे करोगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर माइनस थी, यहाँ पे आप x का वैल्यू जो है वो माइनस थी, अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो कहीं ना कहीं dx का वैल्यू जो है वो आपको माइनस dt मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू माइनस a, है ना, ये सब आप लिख लीजिएगा। व्हेन x इक्वल टू माइनस a, t का वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस a और ये हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा f ऑफ t और dx के जगह पे आ जाएगा माइनस dt, और ये 0 से a एफ एक्स dx है। सही है क्या? तो अभी जाकर के क्या होगा, इस माइनस के वजह से लिमिट चेंज होगा और प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग f ऑफ t dt हो जाएगा एफ एक्स dx। तो ये आ जाएगा 0 से a माइनस के वजह से, और वेरिएबल को चेंज कर दिया। आप दो स्टेप में करोगे, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो आप 2 स्टेप में करोगे, जितना लंबा कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पे f ऑफ माइनस t होगा, सॉरी f ऑफ माइनस t होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे f ऑफ माइनस x होगा। अभी आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं फंक्शन को इवन बोलता हूँ, तो इवन फंक्शन का मतलब f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो f ऑफ माइनस x के जगह पे अगर f ऑफ x डालता हूँ तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और अगर f(x) ऑड फंक्शन होता है तो f ऑफ माइनस x का वैल्यू माइनस ऑफ f(x) होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है? तो यही है इसका प्रूफ, आराम से आपका शीट में भी करा हुआ है, आप देख लीजिएगा, एकदम सिंपल वाला पार्ट है। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। और अगर आप चाहते हो तो ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो ये सब का आराम से, है ना। कोई भी अगर आप इवन फंक्शन का जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे कोई भी एक 0 से a पे कोई भी एरिया बाउंड कराया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपका फंक्शन ऑड है तो 0 से माइनस a पे फंक्शन का नेचर कैसा होगा, एग्जैक्टली ऐसे होगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना पड़ेगा ना इसको। ऑड फंक्शन अगर है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में होना पड़ेगा। ठीक है, और ग्राफ जो होगा उसका 0 से माइनस a पे ऐसा ही होगा। तो नेट अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज कितना आ रहा है माइनस a से a, इधर नीचे इधर उतना ही अमाउंट ऑफ एरिया आ रहा है प्लस में, और इधर माइनस में, तो नेट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सिंपल सा ग्राफ से विजुअलाइज हो रहा है कि ये ऑड फंक्शन अगर होता है तो आराम से 0 आ जाएगा, और अगर इवन फंक्शन होता है तो यही ग्राफ ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, माइनस a से, तब यही एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये ग्राफ से भी आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका एवोल्यूट, प्रश्न नंबर 1 एवोल्यूट। ठीक है, इंटीग्रेशन -1 to 1 sec x into log of 1 plus x by 1 minus x dx। इंटीग्रेशन -1 to 1 sec x into log of 1 plus x divided by 1 minus x dx। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, जब भी मैंने आपको एक ही चीज बोल के रखा है कि जब भी आपको माइनस a से a टाइप का लिमिट दिख जाएगा, जब भी आपको माइनस a से a टाइप का लिमिट दिख जाएगा, आप समझ जाना कि ये प्रॉपर्टी एक बार चेक करेंगे, इवन ऑड वाला। चेक करो whether the given function sec x into log of 1 plus x by 1 minus x is even or odd। ठीक है, तो कंसीडरिंग बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे लिखेंगे, है ना, कंसीडरिंग f(x) is equal to sec x into log of 1 plus x by 1 minus x, we have
वी हैव एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा sec ऑफ माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। sec ऑफ माइनस एक्स तो sec x ही होता है, बट यहां पे जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो एक माइनस बाहर आएगा, आप जानते हो ना भाई ये चीज, ये आप जानते हो। तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स की इक्वल आ गया, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन हो जाएगा आपका कमेंट। और अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो -1 से 1 sec x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? बिकॉज अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो वही एग्जैक्ट फीलिंग आपको समझना है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कुछ है नहीं यहाँ पे खास। ठीक है, तो सिंपल पार्ट है एकदम, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये भी बहुत काम में आता है, हाँ, जो इस स्टेप से पहले वाला स्टेप जो था ये भी बहुत काम में आता है, ये भी आप याद रखना है ना। -a to a fx dx कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0 to a fx प्लस f of minus x dx। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं, अगला सवाल -π/4 से π/4, -π/4 से लेकर के π/4, -π/4 से लेकर के π/4 x raised to power 7 minus x to the power 5 प्लस ट्वाइस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। आप इन डिटेल में करोगे, मैं और इतना अच्छे से लिखूंगा नहीं, मैंने एक बता दिया आपको कैसे लिखना है बोर्ड्स में, अभी आप खुद से लिखोगे। अभी मैं आपको डायरेक्टली चेक करा के दिखाता हूं। देखो, आपको ऑड इवन ढूंढना है ना, cos स्क्वायर तो इवन है, डालते हो, माइनस एक्स डालने से cos x ही इवन है, तो cos स्क्वायर तो इवन होगा ही होगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा ही होगा, और माइनस तो बाहर आएगा ही नहीं ना, बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x। ठीक है, बट ऊपर आपको दिख रहा है कि ये पूरा पूरा ऑड डिग्री टर्म है, यहाँ पे कोई इवन डिग्री टर्म है ही नहीं। तो आप जानते हो कि सारे के सारे ऑड डिग्री टर्म्स क्या होता है, माइनस बाहर देगा तो ये इवन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं +1 को ले लूंगा तो ये नाइदर ऑड नॉट इवन बन जाएगा। तो ये +1 आपको दिक्कत दे रहा है ना, तो इसको हटा दो ना, जो दिक्कत दे रहा है उसको हटा दो, बचा हुआ जो ऑड फंक्शन बन रहा है उसको पकड़ो, उसका इंटीग्रेशन तो खत्म हो जाएगा ना। बच्चे ये सोच के बैठ जाते हैं पूरा फंक्शन को, सर ये तो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, क्या करें? अरे भाई जितना तक दिख रहा है ऑड उसको तो हटा दे, उसको सेपरेट कर देना, तो 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर तो इंटीग्रेशन पता है क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है मेरी बात? तो वो स्ट्रेटेजी को अपनाओ तो आराम से जो है सवाल बनेगा आपसे। तो ये -π/4 से π/4 अपन चलते हैं, x to the power 7 minus x to the power 5 plus twice x divided by cos square x into dx plus -π/4 से π/4 1 divided by cos square x dx। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं बराबर। ये पूरा पूरा क्या है, नीचे वाला तो माइनस का कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट ऊपर वाले में एक माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला पूरा पूरा ऑड है, तो क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन पूरा पूरा ऑड हो गया, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर ये क्या है, sec स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट -π/4, पुट कर दो, 1 माइनस -1 आंसर विल बी 2, खत्म। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो ये स्ट्रेटेजी अपनाना है। अब समझिएगा कि एक बड़ा फंक्शन आपको बना करके दे सकता है जो एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन का मिक्सचर हो सकता है, तो ऑड वाले को आप सेपरेट करो क्योंकि उसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली 0 इन दिस टाइप ऑफ लिमिट -a to a। ठीक है ना? इसीलिए ऑड को हमेशा चुराना सीखो, है ना। अगर मिक्सचर करके देता है तो ऑड को चुराना आना चाहिए, है ना। ऑड को चुरा करके आप आंसर 0 कर दोगे एंड रिमेनिंग पार्ट जो है आपका वो बन जाएगा, आपका जो भी है इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नंबर 3 में देखो, -a से a f of 10x, f के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना बोला है कि fx एक ऑड फंक्शन और f of sin स्क्वायर x प्लस f of cos स्क्वायर x। अभी मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये पूरा की पूरा फंक्शन जो है वो इवन है या फिर ऑड है। तो ये इवन है या ऑड है वो चेक करने का क्या तरीका होगा, x के जगह पे -x से रिप्लेस करो। तो अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि f of 10x जो है वो किस में चला जाएगा, वो f of -10x हो जाएगा। और as f function is odd function तो f of minus something will be minus of f of 10x। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक माइनस बाहर आ गया, तो क्या प्रूफ हो गया कि इसको अगर मैं gx मानता हूं तो g of -x will be minus gx, प्रूफ हो गया। दैट इज दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन इन दिस टाइप ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है पक्का? चलो आराम से करो, बस एकदम सिंपल वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में चलते चलिए।
फोर्थ वाला पार्ट एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। -1 से 3, अभी अजीब सा थोड़ा आपको लग सकता है सर -1 से 3 ये क्या चक्कर है। ये तो ऑड फंक्शन क्लियरली दिख रहा है, x के जगह पे अगर -x डालेंगे तो ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नीचे माइनस आएगा, ये माइनस बाहर जाएगा बिकॉज tan इनवर्स ऑफ -x विल बी -tan इनवर्स x, आप जानते हो। यहाँ पे भी एक माइनस बाहर आएगा, तो ओवरऑल दोनों टर्म से एक एक माइनस बाहर आया तो माइनस कॉमन आ जाएगा, मतलब ये एक ऑड फंक्शन है, या इतना सा आपको पता चल गया आराम से, ठीक है। अभी अगर मैं ध्यान से देखो तो ऑड फंक्शन अगर है तो -1 से 3 से तो हमें काम नहीं बनेगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको -1 से 1 तक ब्रेक करेंगे। पहले हम इसको -1 से 1 तक लेकर के चलते हैं, एंड देन इसको हम कहां से कहां तक भेज देंगे। एक बार इसको -1 से 1 कर दिया और फिर हम इसको 1 से 3 कर देंगे। 1 से 3 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है पक्का। तो इसका आंसर तो 0 हो गया, डायरेक्टली देख के पता चल रहा है बिकॉज ये एक ऑड फंक्शन है इस टाइप ऑफ लिमिट में, तो इसका आंसर 0। क्लियर है। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ये आपका है tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, और एग्जैक्टली इसी आर्गुमेंट का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 बाई x को मैं cot इनवर्स ऑफ x लिख सकता हूं ना। इसको अगर मैं मान लो ये कोई थीटा है, tan इनवर्स थीटा, तो tan इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 बाई थीटा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर ऐसे बन जाएगा ना, समझ आ रहा है। और आप बोलोगे सर tan इनवर्स x cot इनवर्स 1 बाई x तो तभी होता है जब x पॉजिटिव है, तो आपको किसे पता चला कि x पॉजिटिव है, दैट इज थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो हमें ये पता है ना कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें ये भी पता है कि x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो हमें ये भी पता है कि x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने x से डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, मतलब आपने ये कंसीडर कर लिया कि x पॉजिटिव है। आपको पता कैसे चला, पता चला मुझे यहाँ से। लिमिट क्या है, ये जो dx है, dx का मतलब क्या है, ये x का लिमिट है, x का लिमिट 1 से 3, मतलब x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अगर x यहाँ पे पॉजिटिव है तो x से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 बाई x का वैल्यू किससे बड़ा है, 2 या फिर उससे बड़ा, हमें पता चल गया। अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाई x का वैल्यू 2 या फिर उससे बड़ा है तो क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आता है कि ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी चीज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, क्लियर है। सॉरी, ये भी चीज पॉजिटिव होगा बिकॉज x तो पॉजिटिव है ही, और डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, ये सब ना करके डायरेक्टली भी अगर आपको लॉजिक दिखाना है तो बोर्ड एग्जाम में आप साइड में ये लॉजिक लिखोगे, अभी आप नोट करते वक्त भी ऐसे ही आप लिखोगे, बट अगर टेस्ट करना है जेई पे तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो ना कि x स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव है ही, है ना, और x जो है इसका लिमिट 1 से 3 है तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्टली इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग का वैल्यू क्या होता है आप जानते हो, π/2 होता है, तो π/2 बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन 1 से 3/2 आ जाएगा, तो π/2 इंटू 2 आंसर विल बी पाई। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ चलते हैं। ये तो उसी लिमिट में आ गया वापस, मेरे ख्याल से मेरे को करने का जरूरत नहीं है, आराम से आपको दिख रहा होगा, इसी पैटर्न में है ना, x/2 माइनस cos 2x, ये तो ऑड फंक्शन है, इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, और π/4/2 माइनस cos 2x, ये तो आप आराम से खुद से सॉल्व कर लोगे, है ना, ठीक है, इसको आराम से आप खुद से सॉल्व कर सकते हो बिकॉज ये dx/a प्लस b cos थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको आप आराम से निपटा सकते हो। क्लियर है। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूं एक बार आप मिनिमाइज करके पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, अगर करना चाहते हो तो, ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि क्या होता है आपसे, होता है या नहीं होता है, वो चीज एक बार देख लीजिए, है ना। अगर आप पकड़ लिए तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज यहाँ पे ये इस चीज का रेसिप्रोकली यहाँ पे है, तो अगर a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 है, मतलब ये क्या है, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर है ना, दैट इज ये क्या है, इन दोनों का सबट्रैक्शन का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसीलिए बाहर हाफ भी दिया गया है, तो ये चीज आराम से सॉल्व होकर के ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी होके कैंसिल होकर के 1 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है 2 के साथ, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये क्या है बेसिकली x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, यही है, स्क्वायर और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट क्या है -1/√2 से 1/√2 dx। क्लियर है क्या। अभी आप चेक करो ये क्या है, x के जगह पे -x रखो तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 - x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -x -1, ठीक है। तो ये माइनस से अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं तो ये x - 1/x + 1 आ जाएगा, और इधर अगर मैं x के जगह पे -1 रखता हूं और यहाँ पे अगर -x रखता हूं तो ये माइनस जो है
जब कॉमन जाएगा तो ये x माइनस 1 बचेगा और ऊपर वाला हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वापस माइनस कॉमन ले लेता हूं तो एग्जैक्टली मेरे पास वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे पास यही फंक्शन आ जाएगा, दैट इज ये फंक्शन जो है वो क्या है, f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दैट इज दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इस टाइप ऑफ लिमिट में इसका आंसर क्या 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है? एकदम सिंपल पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, फ्लैट चीज है ना, कोई कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। और जब भी आपको इस टाइप का लिमिट मिल जाता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक जगह पे यूज किया था ये वाला पार्ट, ठीक है, शायद क्वीन का कोई सवाल करा रहा था और उस वक्त मैंने ये यूज किया था कि माइनस ए से ए को हम 2 into 0 से ए लिख रहे थे, बिकॉज अंदर वाला फंक्शन ऑड फंक्शन था। ठीक है, और उस वजह से हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता चल गया। ठीक है, तो जो बोल रहा हो एग्जैक्टली फॉलो करो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक हमारा इस बार का बोर्ड सिलेबस में तो लिमिट है जैसे हम हटा दिया, तो इस बार का बोर्ड सिलेबस आप मान सकते हो यहीं तक है, खत्म है डेफिनेट इंटीग्रेशन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आज का पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा और नेक्स्ट लेक्चर भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक लिमिट इज सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग टॉपिक है। ठीक है, तो लिमिट इनफाइनाइट सीरीज के लिमिट्स जो होते हैं वो अपन सॉल्व करना कहीं ना कहीं यहीं पे सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है ये और आता रहता है लगभग 1-2 साल गैप दे करके, इम्पॉर्टेंट है। बट इस बार को तो हटा दिया और तो इस बार को तो पढ़ने का जरूरत नहीं है जो बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो सिर्फ, तो बट जेई के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है, क्या है कंसेप्ट, क्या बेसिकली ये है आपका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। बट ये आया कैसे, ये क्या है एग्जैक्टली, जो भी कंसेप्ट है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते जाइए एक करके। ठीक है, सबसे पहले मान लो एक मैं कोई भी एक कर्व फंक्शन ले रहा हूं, है ना, यहाँ पे एफ फंक्शन यूज किया मैंने, तो यहाँ पे भी कोई भी एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कोई भी एक फंक्शन लिया इन द इंटरवल x इक्वल टू a टू इन द इंटरवल x बराबर b, इन द इंटरवल x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या है, देख लो आप यहाँ पे, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स निकालना, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद एक्स एक्सिस इन दैट लिमिट a टू b। समझ में आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारे को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, कि a से b एफ एक्स डी एक्स का एरिया वैल्यू क्या होगा, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इन द लिमिट्स a टू b। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, उस चीज को आप फील करना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरा एरिया को n छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर रहा हूं। n मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर है, आप मान लो n छोटा छोटा इंटरवल में इसको डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, चलो राइट साइड से डिवाइड करता हूं और ज्यादा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, छोटे छोटे पार्ट है ना, ये एक पार्ट हो गया, ऐसे चलता गया और ये आपका लास्ट पार्ट है। और सबका जो विड्थ है उसको मैं h मान रहा हूं। ठीक है, इन सबका विड्थ जो है उसको मैं h कंसीडर कर रहा हूं। आप जानते हो स्मॉल पार्ट को हम कैलकुलस में h की तरह ट्रीट करते हैं, h से ही ट्रीट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना h विड्थ आ गया, टोटल n h विड्थ आ गया। तो इस जगह से मैं एक रिलेशन तो डायरेक्टली लिख सकता हूं कि n इंटू h प्लस h अप टू n टाइम्स मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, दैट इज b माइनस a। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हमारे पास तैयार हो गया, nh इक्वल टू b माइनस a, जो आपको यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है? ठीक है, चलो अभी क्या करना है, मेरे को एग्जैक्टली इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स निकालना था ना, तो मुझे क्या करना है, इस एरिया को कैलकुलेट करना है। अभी इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ऐसे, ये ब्लू जो मैंने मार्क किया, ऐसे ऐसे ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है सभी को, ऐसे कुछ रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल। चल, तो इन सब का मैं एरिया को जोड़ता हूं, देखते क्या आता है, a से b एफ एक्स डी एक्स, देखते क्या आता है ना। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना होगा, देख ये a है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, x का वैल्यू a है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा।
ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस 2h हो जाएगा। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये तो b है, बट ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस, थर्ड वाले पे आ रहा है 2, फर्स्ट वाले पे सेकंड वाले पे आ रहा है 1, फर्स्ट वाले पे 0 आ रहा है, तो n वाले पे क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू h आएगा, इस तरीके से आएगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। चलो, तो अगर ये कोऑर्डिनेट a है तो ये अपर लिमिट जो होगा, ये वाला जो y का वैल्यू है ये क्या है, f ऑफ a हो जाएगा, बिकॉज ये फंक्शन तो f ऑफ x है। ये वाला जो y का लेवल है, ये जो ब्लू वाला मार्क दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। सिमिलरली ये लास्ट वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस पूरा एरिया को अगर मैं कैलकुलेट करूं, दैट इज इंटीग्रेशन a टू b fx dx, तो हमारे पास क्या आएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इसका डॉट 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 अप टू लास्ट तक, लास्ट रेक्टेंगल का एरिया। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, h इंटू एफ ऑफ a आएगा, है ना। इधर वाला ब्रेड्थ h है और लेंथ कितना, f ऑफ a, ठीक है। फिर अगला वाला क्या आएगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, फिर अगला वाला क्या आएगा, h इंटू एफ ऑफ 2a प्लस 2h। तो ये सारे के सारे आप ध्यान से देखो, h इंटू एफ ऑफ a प्लस h आगे दिख रहा है हमें, फिर उसके बाद h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h दिख रहा है, फिर h इंटू एफ ऑफ 3a प्लस 3h दिखेगा, फिर ऐसे चलते चलते हमारे को आखिरी वाला मिलेगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर है। अगर यहां से मैं h अगर कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, अंदर जो भी चीज आएगा उसको मैं समेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं ना। क्या आ जाएगा, देखो समेशन के फॉर्मेट में f ऑफ a प्लस r इंटू h लिख देता हूं, और r का वैल्यू कहां से चालू हुआ, 0 से चालू हुआ और खत्म कहां पे हुआ, n माइनस 1 पे खत्म हुआ। क्लियर है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं एरिया को। अभी आप बोलोगे कि सर आपने जो बोले कि इंटीग्रेशन f ऑफ a टू b f ऑफ x dx, वो तो पूरा पूरा एरिया बाउंड कर रहा है ना, ये जो कर्व पूरा पूरा जो एरिया दे रहा है उसका बात चल रहा है, बट आपने जो चीज लिखे उसमें तो कुछ चीज मिस हो रहा है। उसमें तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये छोटे छोटे पार्ट जो है ये मिस हो रहा है ना, ये छोटे मोटे पार्ट जो भी है ये मिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है ना भाई। तो ये छोटे मोटे पार्ट्स यहाँ पे मिस हो रहा है, जिस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इन छोटे मोटे पार्ट्स को अगर मुझे नजरअंदाज करना है तो मैं क्या करूंगा कि इसका वेट को मैं नेग्लिजिबल कर दूंगा ना, सारे के सारे वेट को अगर मैं नेग्लिजिबल कर दूंगा तो ये छोटे छोटे पार्ट्स खत्म हो जाएगा। उसका मतलब ही क्या, वेट नेग्लिजिबल करना मतलब ही क्या कि एज क्या किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। दैट इज एग्जैक्टली अगर आपको एरिया का फॉर्मूला चाहिए तो सिर्फ इससे काम नहीं होने वाला, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ समेशन से काम नहीं चलेगा। एच इंटू सिग्मा आर इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच जो आया, ये जो आया वो एग्जैक्टली इसका मेजरमेंट नहीं है, ये इसका मेजरमेंट तभी होगा जब यहां पे आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाओगे। समझ में आ रहा है ना, जब आप क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहां पे लगाओगे तभी जाकर के ये इसका मेजरमेंट बनने को तैयार होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। ये देखो वही चीज यहां पे लिखा गया है, ठीक है। और h अगर टेंडिंग टू 0 है तो ऑब्वियसली n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इसको मैं h टेंडिंग टू 0 के जगह पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख दूंगा तो भी चलेगा, दोनों एक ही बात है। b माइनस a तो फाइनाइट है, h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली n इंफिनिटी को टेंड करेगा। इस रिलेशन से आप क्लियरली देख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, पक्का। तो इस तरीके से आपको ये चीज को अच्छे से समझना चाहिए था, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है ना। चलो, तो इसी तरीके से हमारे पास आया ये फॉर्मूला, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आया ये फॉर्मूला। याद रखना, इंटीग्रेशन a टू b fx dx को हम एक लिमिट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या फिर n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। और जरूरी क्या है यहाँ पे कि h का वैल्यू है b माइनस a बाई n, दैट इज n इंटू h का वैल्यू है b माइनस a। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये इसके पीछे का डेरिवेशन है, समझ में आ रहा है ना, जो मैंने आपको बताया। इंटीग्रेशन a टू b fx dx जो है वो क्या आया, ये हमारे पास आया था, बट ये एग्जैक्ट एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ये एग्जैक्ट एरिया को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 साथ साथ लगाएंगे, दैट इज ये वाला एरिया को अपन नेग्लिजिबल कर देंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। हकीकत में देखोगे तो ये पूरा पूरा एरिया जो है वो इस इंटीग्रल से छोटा है। समझ आ रहा है मेरी बात, ये पूरा पूरा एरिया जो होगा वो इस इंटीग्रल से छोटा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। इसी चीज को आपको ध्यान से समझना था, और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। क्लियर है सर, समझ आ रहा,
तो चलो एक बार नोट कर लो इसको, है ना, नोट कर लो बढ़िया से और नोट करके रख दो कॉपी में। अच्छा अभी देखो मैं यहाँ पे एक और चीज आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। ये चीज तो डायरेक्टली फील तो दिलाया है ना, अगर आप ऊपर ऊपर समझना चाहते हो तो ये तो मैंने फील दिलाया आपको, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जगह चाहिए, मैं फोटो क्लिक कर लिया, ठीक है। तो मैं एक और पार्ट आपको दिखाता हूँ करके। 2008 में ना इस कंसेप्ट के ऊपर, मतलब लिमिट से सम बच्चे फॉर्मूला रट के काम चला लेते हैं आज के दुनिया में, बट पहले जो है 2008 में आईटी ने एक सवाल पूछा था, रुड़की ने, बड़ा मतलब अच्छा सवाल था इस कंसेप्ट के ऊपर। जिस बच्चे का ये चीज क्लियर है वही सवाल को बना पाया होगा। ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्ली कि ये तो मैं चलो जुगाड़ जैसे भी आपको समझ में आ गया कि एरिया इससे छोटा है, अगर इसके इक्वल होना है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाना पड़ेगा, ठीक ठाक है, चलो समझ आता है। अभी मान लो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं और अच्छे से डीप में जाके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ताकि वो क्वेश्चन आपको आप देखिएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आप जैसे ही लिमिट से सम आपका खत्म होगा ना, आप शीट का एडवांस का 2008 का क्वेश्चन निकाल कर करिएगा, ठीक है। सिंगल मल्टीपल करेक्ट में आया था, शायद 2008 में रुड़की का सवाल आया था, SNTN देकर के देख लेना, ठीक है, जी पे, ठीक है। अभी अगर मैं एक चीज आपके साथ और डिस्कस करूं, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं मान लो इस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं, ऐसे और बढ़ा रहा उसको, ठीक है क्या, और बढ़ा रहा इसको, मान लो ऐसे मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो अभी आप देखोगे, एक चीज देखोगे कि एक चीज मैं आपको बोलता हूं, आप एग्री करते हो या नहीं उस चीज से देखना पसंद। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx जो होगा ना, है ना, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx विद x एक्सिस इन द लिमिट्स a to b, ये जो होगा वो एग्जैक्टली क्या आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में होगा, है ना। सम ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, सम ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, सम ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, और इधर मान लो रह जाएगा आपका सम ऑफ अपर रेक्टेंगल्स, सम ऑफ अपर रेक्टेंगल्स। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसे, पक्की बात, क्या मैं बोल सकता हूं? ध्यान से देख, ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल है ना, ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल जो मैं कैसे मैं फील दे रहा हूं तुमको यार, समझ नहीं पा रहा हूं। ये छोटा वाला रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है क्या आपको? ये जो रेक्टेंगल का बात कर रहा हूं, ये वाला रेक्टेंगल, और बड़ा वाला रेक्टेंगल में मान लो पूरा रेड वाले को लेकर के जो रेक्टेंगल है उसका बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक मैं छोटे वाले को कंसीडर कर रहा हूं और यहां तक मैं बड़े वाले को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे जितने भी बड़े वाले रेक्टेंगल्स को अगर मैं ऐड करता गया तो एरिया थोड़ा सा ज्यादा मिलता जाएगा, और छोटे वाले रेक्टेंगल को अगर मैं सबको ऐड करता गया तो एरिया थोड़ा कम मिलता जाएगा। फील कर पा रहे हो इस चीज को? तो जब ध्यान से देखो, तो सम ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स क्या होगा, अब फील करो ना। ये तो अभी आपने निकाल दिए, क्या होगा सम ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, h इंटू, है ना, h इंटू r इज इक्वल टू 0 से n-1 f ऑफ a प्लस RH, ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा। सम ऑफ लोअर रेक्टेंगल, सम ऑफ एरियाज ऑफ लोअर रेक्टेंगल, इधर भी सम ऑफ एरियाज ऑफ अपर रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रहेगा आपका लोअर रेक्टेंगल सारे के सारे एरिया का सम, जो अभी मैंने निकाल दिया। वही चीज किससे छोटा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a to b, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, उससे छोटा होगा। और ये एरिया किससे छोटा होगा, अपर रेक्टेंगल का समेशन से छोटा होगा। अभी अपर रेक्टेंगल का समेशन क्या हो जाएगा, देख, फर्स्ट अपर रेक्टेंगल का समेशन क्या होगा, h इंटू f ऑफ a2, ये वाला पॉइंट होगा, है ना। फर्स्ट वाले बड़े वाले रेक्टेंगल का ब्रेड क्या होगा, ये वाला, ये जो लेवल है, ये लेवल क्या है, ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देख, ये कहां से निकलेगा, f ऑफ a प्लस h से निकलेगा ना, समझ में आ रहा है, ये f ऑफ a प्लस h से निकलेगा। फिर सेकंड वाला ये क्या है, ये f ऑफ a प्लस 2h है। पहले f ऑफ a से चालू हुआ था यहाँ पे, है ना, अभी f ऑफ a प्लस h से चालू होगा, समझ में आ रहा है ना, f ऑफ a प्लस h से चालू होगा। सम ऑफ अपर रेक्टेंगल्स, सम ऑफ एरियाज ऑफ अपर रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस h आएगा। सबसे पहला वाला अपर रेक्टेंगल का एरिया यह है, ठीक है। दूसरे वाले का आ जाएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, ठीक है। ऐसे एक इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। लास्ट वाला देखो यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू h आया था,
अब की बार यहां पे ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, देखो एकदम अपर रेक्टेंगल में देखो क्या आएगा, ये क्लियरली देखो एफ ऑफ ए प्लस, इसको मैं क्या बोलूंगा, ए प्लस एन एच बोलूंगा ना। अगर ये एन माइनस वन इंटू एच है तो ये एफ ऑफ ए प्लस एन एच हो जाएगा, क्योंकि ये बी है ना, ये पॉइंट क्या है, बी है ना, तो बी का वैल्यू क्या आएगा, यहां पे तो आपको पता है ना, बी का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस एन एच आएगा ना। तो ये जो लेवल है, ये लेवल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच हो जाएगा। तो ये लास्ट एरिया क्या आएगा, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन एच आएगा। तो अगर मैं इसको सिग्मा के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं सिग्मा के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या आएगा, समेशन आर बराबर, पहले 0 से n माइनस 1 था, अब की बार 1 से n तक जाएगा, और ये हो जाएगा h, और इधर तो सेम का सेम आएगा a प्लस आर एच। तो r का वैल्यू 1 डालोगे तो a प्लस एच से चालू होगा, ये a से चालू होगा, और ये खत्म हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच पे, और ये खत्म होगा a प्लस एन एच पे। क्लियर है? तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि ये इनइक्वालिटी वैलिड होगा, ये इनइक्वालिटी बिल्कुल वैलिड है, हमारे को इस ग्राफ से पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी भी समझ नहीं आता, वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे मेरे साथ डिस्कस करना, अगर आप एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो ठीक है, मेंस में ही पूछ लेगा ये सब, मैं पहले भी बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एडवांस का पुराना पूछा हुआ चीज है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं अभी कि सर एक चीज समझाओ तो, कि ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखे हो, इस एक्सप्रेशन का अगर मैं, है ना, अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू देखूं, अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू देखूं इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का, कहां पे, जब h टेंडिंग टू 0 है, h टेंडिंग टू 0 में इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं देखूं, ठीक है, तो आपको यहां पे कुछ देख करके याद आ रहा है, fx इज लेस देन gx इज लेस देन hx। अगर fx और hx का लिमिटिंग वैल्यू सेम हो जाता है उस जगह पे, तो कहीं ना कहीं gx का लिमिटिंग वैल्यू भी उस जगह पे सेम होगा बाय सैंडविच थ्योरम। याद है आपको? तो बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन स्टेट दैट, बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन स्टेट दैट कि ये जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, इस चीज का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को अंदर घुसाना है तो घुसा दो, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n। ये लिमिट का ही यहां पे लफड़ा है, ठीक है। हकीकत में देखें तो ये चीज इससे छोटा होगा, बट ओरिजिनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिट लेने के बाद ये दोनों चीज सेम हो जाएगा, और सिर्फ ये दोनों ही सेम नहीं होगा, हमें तो क्लियरली दिख रहा है ये दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम होगा। ये सैंडविच थ्योरम थोड़ी ना बता रहा है, बिल्कुल नहीं, ये सैंडविच थ्योरम थोड़ी ना स्टेट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ना। सैंडविच हमें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं एज को टेंडिंग टू 0 कर दूं, है ना, एज को अगर मैं टेंडिंग टू 0 कर दूं, तो ये वाला जो ये जो अपर वाला गैप और नीचे वाला जो लोअर गैप जो जनरेट हुआ वो खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे दोनों ही चीज एज टेंडिंग टू 0 में सेम वैल्यू देगा। तो अगर एज टेंडिंग टू 0 में ये दोनों सेम वैल्यू देगा, तो एज टेंडिंग टू 0 पे ये वाला चीज भी इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगा। दैट इज बाय सैंडविच थ्योरम। समझ में आ रहा है ना, वो अपन कंक्लूड कर रहे हैं बाय सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू इज टेंडिंग टू 0 पे सेम है, तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू इज टेंडिंग टू 0 पे वही आएगा जो इसके इक्वल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो चलो यही आपको समझना था यहाँ पे, ठीक है ना। ये अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस जगह पे आप h टेंडिंग टू 0 की जगह पे आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी भी लिख सकते हो, और दे करके n टेंडिंग टू इंफिनिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? चलो अभी देखो, अभी ये तो एक पार्ट हो गया है ना, अभी ये तो एक पार्ट हो गया। चलो इसको नोट कर लेना है, ये सब अंदर वाला बात है, ये सब नोट कर लेना, डिटेल में डीप में जाके समझा के दे रहा हूं, नोट कर लेना तो अच्छे से, ठीक है। चलो अभी मैं क्या बोल सकता हूं कि सर दिखाना पड़ेगा हमको, ये डायग्राम में इरेज कर रहा हूं, अभी पूरा नोट कर लो, पॉज करके, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा, अभी देखते हैं, थोड़ा आगे बातचीत करते हैं और, ठीक है, तो और अच्छे से चीजों को समझ में आ रहा है।
अभी यहां पे जो मैंने ग्राफ बनाया था आपको, वो बाय डिफॉल्ट एक इंक्रीजिंग ग्राफ लिया था मैंने, ये क्लियर है ना? बाय डिफॉल्ट मैंने एक इंक्रीजिंग ग्राफ लिया था। अभी फील करो तो जरा, अगर मैं अपना ग्राफ को इंक्रीजिंग ना लेकर के अगर मैं डिक्रीजिंग लेता पूरा पूरा इंटरवल में, नॉन मोनोटोनिक नहीं, मैं मोनोटोनिक नेचर ही ले रहा हूं, ठीक है, इन द इंटरवल ए से बी मैं डिक्रीजिंग वाला चीज अगर लेता तो क्या होता है, एक बार सोचो जरा, तब क्या फील आ रहा है आपको, कैसा होता चीजें? अगर मैं इसको n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहा होता, 1 2 ऐसे चलते चलते n रेक्टेंगल्स, तो छोटा वाला एरिया क्या होता? छोटा वाला एरिया क्या होता? ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, इधर ये रेक्टेंगल, और बड़ा वाला रेक्टेंगल कैसा होता? ऐसे आता, ऐसे चलता, ऐसे चलता, क्लियर है ना? ऐसे चलता ना बड़ा वाला रेक्टेंगल, ऑब्वियसली। चल, तो ये हो जाता a प्लस एच, ये होता है a प्लस 2h, ठीक है ना? तो अब की बार मान ले इसको मैं S1 कंसीडर कर रहा हूं और इसको मैं S2 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है? तो अब की बार आप क्लियरली देख पा रहे हो, जब आप छोटा वाला रेक्टेंगल कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो जरा। अभी अगर मैं बोलूं, है ना, वो चीज तो बराबर ही रहेगा कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? वो इन दोनों चीज के बीच में लाई करेगा, दैट इज सम ऑफ एरियाज ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, और इधर रहेगा सम ऑफ एरियाज ऑफ अपर रेक्टेंगल्स, ठीक है? चल, अभी सम ऑफ एरियाज ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स कितना आएगा देखो तो जरा, ठीक है? इसका वेट कितना है? सारे रेक्टेंगल्स का वेट तो h ही है, वेट तो h ही है, तो h इंटू ये वाला लिमिट क्या है, ये बता ना क्या है? f ऑफ a तो ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस h होगा। फील कर पा रहे हो? ये वाला जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है? f ऑफ a नहीं है, f ऑफ a तो ये वाला हाइट है, f ऑफ a तो ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट तो f ऑफ a प्लस h है, और ये वाला हाइट f ऑफ a है। तो अब की बार इधर लोअर वाला रेक्टेंगल f ऑफ a प्लस h से शुरू होने वाला है, और अपर वाला रेक्टेंगल का केस में f ऑफ a से शुरू होगा। याद है? देखो ना, अपर रेक्टेंगल, जब पहला अपर रेक्टेंगल बड़ा वाला रेक्टेंगल ऐड करोगे तो h इंटू एफ ऑफ a आएगा ना, तो h इंटू एफ ऑफ a पहले तो इधर आ रहा था, अब की बार इधर आ जाएगा, मतलब अभी S2 जो है वो इधर आ जाएगा, और S1 जो है वो कहां पे चला जाएगा? वो उधर चला जाएगा। समझ आ रहा है ना? S2 इधर आएगा और S1 जो है वो उधर जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू तो यही आएगा, अल्टीमेटली फंक्शन इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, लिमिट वाला फॉर्मूला तो यही बनेगा। बट ये वाला केस में अंतर आ रहा है, जो मुझे सिखाना जरूरी था। मैं स्टैंडर्ड मान के एकदम ऐसा बुक का आपको नहीं मिलेगा, मैं फील दिला रहा हूं आपको, ये S1 मानता हूं, इसको S2 मानता हूं, बस आप ध्यान से समझना बात को कि मैं एक नोट बता रहा हूं आपको, ये बड़ा काम का चीज है। यही आपको 2008 का एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा फंक्शन इफ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, देन ये जो मेरा S1 है वो इंटीग्रेशन a से b fx dx से छोटा होगा, और वही एरिया S2 से छोटा हो जाएगा। बट इफ fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तब की बार क्या हो जाएगा? ये इंटरचेंज हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? पक्का? ये दोनों चीज अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो मुसीबत हो जाएगा एडवांस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है। सवाल वगैरह में इतना डीप में कुछ नहीं चाहिए, सवाल तो डायरेक्टली मैं बता दूंगा, है ना, ऊपर ऊपर आराम से हो जाएगा सवाल। बट अगर अंदर से अच्छा सवाल सॉल्व करना चाहता है तो ये सब चीजें तेरे को आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं तो ऊपर ऊपर चीजों को आराम से अभी देखोगे, बताऊंगा तो आराम से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये मुद्दे का चीज है जो आपको अच्छे से कॉपी में नोट करके रखना चाहिए। अगर इतना सा चीज आप नोट नहीं कर रहे हो कॉपी में, तब आपको मुसीबत आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीज आपके कॉपी में होनी चाहिए भाई, पहले ही मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये सारी चीज कॉपी में किसी भी हालत में होना चाहिए आपका। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमारे लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए काम आएगा वो क्या है, वो बता देते। चलो ध्यान से देखो, ये दोनों फॉर्मूला में, यही दोनों फॉर्मूला में
अगर मैं a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, अगर मैं a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो क्या मिलेगा हमारे को, देख लेना। 0 से 1 fx dx, 0 से 1 fx dx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h वगैरह तो कुछ है नहीं, h को मैं n के टर्म्स में ही लिख रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे लिमिट आप देखोगे कि n के टर्म्स में ही आ रहा है, ठीक है ना, n के टर्म्स में ही आया है, तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कंसीडर कर रहा हूं मैं, और इधर आ जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n-1, ठीक है, समझ आ रहा है ना। इधर h के जगह पे मैं 1/n लिख सकता हूं ना, बिकॉज अगर a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 1 हो गया तो nh का वैल्यू क्या था, b माइनस a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो h का वैल्यू क्या आएगा 1/n, तो यहाँ पे h था तो इसको मैं 1/n लिख सकता हूँ, और अंदर वाला क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस rh था ना, h को 1/n लिख दो। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो इसी चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी r इज इक्वल टू 1 से n तक 1/n f ऑफ a प्लस r/n, ठीक है, a प्लस r/n, a तो 0 हो गया ना, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा r/n आ जाएगा। क्लियर है क्या, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा r/n आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जिस बच्चे ने रट लिया उसका भी सारा सवाल बन जाएगा, सीरीज वाला देखे थे ना थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था इनफिनिट सीरीज वाला, ठीक है, तो वो सारे सीरीज वाले क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कैसे उसको समझाने के लिए बहुत मतलब चाहिए होता है। क्लियर है, तो ये जो चीज बोल रहा हूं, ये स्टार पॉइंट जो बोल रहा हूं, ये स्टार पॉइंट अच्छे से दिमाग में नोट करके रखो, ये बहुत काम आएगा गंदे सवालों में, टफ सवालों में, ठीक है। क्लियर है, और बाकी पूरा का पूरा चीज आपको समझ आ ही गया होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है कि पूरा पूरा इंटरवल में fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन a से b, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन इन a से b, ऐसा नहीं कि a से b पे इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, समझ आ रहा है ना। क्लियर, पक्का। चलो, मोनोटोनिक नेचर चाहिए, पूरा इंटरवल में फंक्शन का नेचर मोनोटोनिक होना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। तो ये पूरा लिमिट इज सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट इज सम, मतलब एरिया जो होता है उसको लिमिट के फॉर्म में भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अभी जो एकदम सिंपल लल्लू सा इंटीग्रेशन है उसको भी बोर्ड एग्जाम में बोलता है लिमिट के मदद से सॉल्व करो, 6 मार्क दे देता है, ठीक है, और बोलता है यूजिंग लिमिट इज सम, इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो। मान लो इंटीग्रेशन x dx 0 से 1, ये आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बोला जाएगा इसके मदद से सॉल्व करो। इस टाइप का क्वेश्चन तो जेईई में नहीं आता है। दो ही टाइप का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है इस कैटेगरी में, एक तो लिमिट कैलकुलेट करना और दूसरा किसी इंटीग्रल का वैल्यू निकालना यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो किसी इंटीग्रल का वैल्यू निकालना यूजिंग दिस कंसेप्ट ये पूछा जाता है बोर्ड्स में, और लिमिट का वैल्यू निकालना या फिर ये सब पूछा जाता है आपका जेईई में, ठीक है। तो दोनों ही चीज अपन कवर कर रहे हैं, पहले वो बोर्ड वाला सवाल देख लेते हैं एंड देन अपन ये सब चीजों पे आएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, पक्का। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन, है ना, और एक एक करके देखते सवालों को कि कैसे अपन निपटाएंगे, ठीक है। चलो, तो लिमिट कैलकुलेट करना और इंटीग्रल कैलकुलेट करना यूजिंग दिस कंसेप्ट आपको दिखाते हैं कैसे करें, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं सवाल क्या था। पहला क्वेश्चन आपका था इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है एज लिमिट ऑफ सम्स, ये इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है लिमिट एज ए सम का कंसेप्ट से। हकीकत में कितना सिंपल चीज है, देखो कितना सिंपल आसान इंटीग्रेशन है ये सब, इसीलिए जेईई ये सब को नहीं पूछता, ये सब पूछ के क्या करेगा, इतना आसान इंटीग्रेशन है डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, बट इसी चीज को आपको 2-3 पेज लगा करके लिमिट एज ए सम से निकालना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का दे देता है। अभी तो इस साल को तो नहीं आएगा बिकॉज सिलेबस से हटा दिया, बट ऐसे तो ये पूछा जाता है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। पहले तो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, है। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो या फिर n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, ठीक है। यहां पे क्या था, r इज इक्वल टू 1 to n या फिर 0 से n-1, कुछ भी हो, 1 से n ही लिखते हैं, ठीक है। और इधर था h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, h इंटू एफ ऑफ a प्लस
RH ऐसा था। क्लियर है? तो यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, अलजेब्रिक भी दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल भी दिख रहा है, तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, दोनों को मैंने सेपरेट अलग अलग कर दिया। क्लियर है? चलो तो अभी हमारे को सॉल्व करना है, देखो क्या कैसे सॉल्व करें। -1 से 1, a -1 है, b 1 है, इस फॉर्मूले के साथ रिलेट करो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करो। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक, और इधर आ रहा है f ऑफ a प्लस दैट इज -1 प्लस r इंटू h, r इंटू h। तो फंक्शन मेरा क्या है, ये तो फंक्शन के अंदर बैठेगा ना, फंक्शन क्या है 2 टू द पावर 3 माइनस x की जगह पे बैठेगा a प्लस आर एच, एफ एक्स है ना, तो x की जगह पे आएगा a प्लस आर एच, तो a कितना है -1 प्लस r इंटू एच, ऐसा आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, ये तो x स्क्वायर है ना, तो यहां पे आ जाएगा -1 प्लस r इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 1, और वही रहेगा आपका। ठीक है ना, x की जगह पे a प्लस आर एच आ गया, बस अभी कैलकुलेट करो। और जहां पे आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए भैया, r इंटू एच का वैल्यू जो है, सॉरी n इंटू एच का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, b माइनस ए, दैट इज 1 माइनस -1 के इक्वल होगा, दैट इज 2। तो h जो है वो क्या है 2/n, ये आप कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्लियर है, समझ आ रहा है? चलो आगे बात करते हैं, ध्यान से देखो। अभी हमारे को यहां से क्या मिल रहा है, देखो सबसे पहले लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये क्या हुआ सबसे पहले +3 e टू द पावर 5 है ना, ये क्या आ रहा है देखो जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये आ रहा है आपका e टू द पावर 5 माइनस 3 RH, तो e टू द पावर -3 RH ऐसे लिख सकते हैं ना इसको आराम से। क्लियर है? अच्छा सिग्मा मिस हो गया मेरा, सिग्मा तो आना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 1 से n। ठीक है, और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, यहां पे क्या आएगा 1 + 1 2 प्लस r स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस RH, माइनस ट्वाइस RH। क्लियर? 1 + 1 2 माइनस ट्वाइस RH प्लस r स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। क्लियर है? चलो इसको कंटिन्यू करना नहीं पड़ेगा, एक बार लिखने से ही हुआ था। e टू द पावर 5 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर के आ जाते हैं, अंदर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस सिग्मा को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, r का वैल्यू 1 डालोगे तो e टू द पावर -3h आएगा, फिर 2 डालोगे तो e टू द पावर -6h आएगा, फिर 3 डालोगे तो e टू द पावर -9h आएगा, फिर n डालेंगे तो e टू द पावर -nh आएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? और इधर वाला आपको क्या चल रहा है, इधर वाला प्लस में क्या चलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 पे अगर सिग्मा लगा देंगे तो ये क्या आएगा, r इक्वल टू 1 से n, 2 इंटू ये क्या आएगा 2 इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n 1 आएगा, प्लस एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है बिकॉज लिमिट तो r के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये r सॉरी लिमिट नहीं समेशन, तो ये ऐसे हो जाएगा -2h, सिग्मा नोटेशन में जैसे किए थे ना, बस वही चीज है। क्लियर है? बस ठीक है, अभी ये क्या, ये क्लियरली आपको एक जीपी सीरीज नजर आ रहा है ना। ठीक है, तो जीपी सीरीज का समेशन देखो आपको nth टर्म, जीपी सीरीज का समेशन लिख दो आपको nth टर्म, ये कितना आ जाएगा a इंटू फर्स्ट टर्म इंटू r टू द पावर n, r कितना हो जाएगा e टू द पावर -3h। ठीक है, तो e टू द पावर -3h टू द पावर n दैट इज e टू द पावर -3nh माइनस 1 डिवाइडेड बाई r -1 दैट इज e टू द पावर -3h माइनस 1, ये तो यहाँ पे आ गया, प्लस इधर आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा h स्क्वायर इंटू n इंटू n+1 इंटू 2n + 1/6 आप जानते हो, और ये आ जाएगा -2h इंटू n इंटू n+1/2, आप जानते हो इसका समीशन क्या होता है। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है यहाँ तक? चलो अभी अगर मैं बात करूं NH का वैल्यू कितना पता आपको, NH का वैल्यू 2 पता ना, तो इसको रोमन 1 देकर के रख दो, फ्रॉम 1 लिख देना, तो यहाँ पे अगर मैं NH का वैल्यू 2 डाल देता हूं तो ये e टू द पावर -6 हो जाएगा, तो e टू द पावर -6 -1 ये बाहर आ जाएगा ना पूरा पूरा फैक्टर,
e टू द पावर माइनस 6 माइनस 1, ये पूरा पूरा फैक्टर बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, e टू द पावर माइनस 3h, e टू द पावर माइनस 3h डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस 3h माइनस 1, ये लिमिट बचा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे अगर मैं चलूं यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2n ना, तो यहाँ पे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, n का वैल्यू 2/h 4/h, तो ये इंफिनिटी दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। n इंटू h का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n इंटू h का वैल्यू 2 लिख सकते हैं ना, तो ये 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो n इंटू h का वैल्यू 2 डाल सकते हैं। फिर और कुछ कर सकते हैं क्या, NH क्रिएट करने का कोशिश करो, NH क्रिएट होगा तो ही बात बनेगा, ठीक है ना, बिकॉज लिमिट तो h के टर्म में है ना, या तो आप h को रखो या तो आप n पे रखो, पूरा पूरा लिमिट को या तो h पे रखो या तो n पे रखो। अगर n पे रखते हो तो यहाँ पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी आ जाएगा, h पे रखते हो तो h आएगा। फिर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/h, दैट इज ये 4/h हो जाएगा, प्लस एक h n को दे दिया nh, एक और h n को दे दिया, यहाँ पे हो गया nh प्लस h, ऐसा सीन आएगा, है ना। और यहाँ पे ट्वाइस n तो बाकी रहेगा, तो ट्वाइस n को मैं क्या लिख देता हूँ, ट्वाइस n को मैं लिख देता हूँ, n का वैल्यू लिख देता हूँ 2/h, दैट इज ये 4/h हो जाएगा। बहुत गंदा कैलकुलेशन है, बहुत गंदा, पूछो मत। यहाँ पे nh का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 4 इंटू n प्लस 1, n के जगह पे 2/h प्लस 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये सब कुछ हमने किया कहाँ से, फ्रॉम 1, क्लियर है। बहुत गंदा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया e टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर माइनस 6, दैट इज e टू द पावर माइनस 1 हो गया, और माइनस अंदर चला जाएगा e रेज टू पावर 5, ये तो इधर हो गया। अभी इस लिमिट का अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई, अरे यार ये क्या हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई, ये तो 0 दिख रहा है, 1/0 इंफिनिटी दिख रहा है ना, ये कैसे पॉसिबल है। क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो गया, इन्फिनिटी कहां से आ गया भाई, यार बहुत मुसीबत है यार, कहीं पे गड़बड़ वड़बड़ हुआ है क्या, सब ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है यार। चलो इसको एक बार देख लेते कैलकुलेट करके, इसको देख लेते हैं, ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, 4/h रहेगा, यहाँ पे nh का वैल्यू तो 2 हो गया, तो ये 2 प्लस h हो जाएगा, और इधर 4/h हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे रह गया, और नीचे मान लो 6h आ गया, और माइनस 4 इंटू 2/h, दैट इज 8/h माइनस 4, ऐसा हो जाएगा। तो कपड़ा हो जाएगा ना भाई, अभी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो ये 3 होगा, ये कितना आ रहा है, 4/h माइनस 8/h, तो माइनस 4/h, तो यहाँ पे बच रहा है 8 प्लस 4h डिवाइडेड बाई 3h माइनस 4/h माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3h एलसीएम, तो 8 प्लस 4/h माइनस 4 इंटू 3 12, और माइनस 12h, ऐसा ही होगा ना, कुछ ऐसा ही होगा। तो ये बचेगा आपका माइनस 8h माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3h, ठीक है। तो लफड़ा हो गया, वापस इंफिनिटी आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है कुछ समझ नहीं पा रहा भैया मैं। r इंटू एच में रख के क्या प्रॉब्लम हो गया ना, क्या पता नहीं, बहुत गंदा सवाल है यार, सब कैलकुलेशन करना। यार मैं एक बार ठंडे दिमाग से करके, नहीं तो वीडियो का टाइम खराब हो गया। देखो यार सिले मिस्टेक हो गया मुझसे भी, है ना, तो ये किससे भी हो सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से करना है ये सब। इस बार को तो बच जाओगे ये सब, नहीं तो बोर्ड्स में ये सब 2-3 बार से एक बार आ जाता है, इस बार को तो आ ही जाता अगर सिलेबस में होता तो, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में आया नहीं, ठीक है ना, तो बच गए आप, नहीं तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ये देखो ये जो एज था फॉर्मूला में, ये एज भूल गया, क्लास में होता तो शायद आप याद दिला देते, बट यहाँ पे तो आप हो नहीं, तो मेरे को ध्यान देना पड़ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये एच 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 अगर आ गया तो ये अल्टीमेटली जाकर के कुछ ना कुछ बन जाएगा अभी,
अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी ये आपका लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये एज डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 3h हो जाएगा, है ना। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात, है ना। और इधर अगर एज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो 4/h मतलब 4 प्लस एन को अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो ये पे 2h इंटू 2 प्लस h इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6h ऐसे आ जाएगा, और माइनस h इंटू 4h इंटू 2/h तो ये पे 8 आ जाएगा और माइनस 4h आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर पक्का। चलो अभी इसको तो लॉपिटल से तो सॉल्व कर नहीं सकते अपन, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, देखो e टू दी पावर -1 माइनस e टू दी पावर 5 लिमिट, ठीक है, 3h टेंडिंग टू जीरो लिख देंगे, और यहाँ पे मान लो -1 कॉमन ले लिया और e टू दी पावर 3h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3h ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे मान लो -3 रख दिया। सही है क्या, अभी पूरा एडजस्टमेंट हो रहा है ना, देखो क्लियर है। और यहाँ पे लिख देंगे since h tending to 0 therefore 3h also tending to 0 and limit fx tending to 0 e to the power fx minus 1 by fx is equal to 1, जो कि आपको पढ़ाया गया था। नहीं तो मैं डायरेक्टली लॉपिटल से निकाल सकता था, बट बोर्ड्स वाले पर नाटक है ना यार, ठीक है। क्या करोगे, तो h tending to 0 यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होकर के 3 आएगा, तो ये 8 प्लस 4h बाई 3 आएगा -8 माइनस 4h, ठीक है। अभी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, e टू दी पावर -1 माइनस e टू दी पावर 5, और यहाँ पे ये आंसर जो है वो आ जाएगा आपका -3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 8/3 -8 और -0 आ जाएगा इधर, है ना। तो ये टोटल कैलकुलेट होकर के कितना आ रहा है, 8/3 - 4 दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 इंटू 1/e माइनस e टू दी पावर 5, और यहाँ पे आ जाएगा 8/3 - 4 हो जाएगा -4/3। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो बस वही चीज है, अगर आप 3 से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो e टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर -1 -4/3 यही आएगा आपका फाइनल आंसर। अभी अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करके कैलकुलेट भी करते हो तो देख सकते हो एक बार डायरेक्ट कैलकुलेट करके कि एग्जैक्टली क्या आता है, ठीक है ना। तो e टू दी पावर 2 - 3x, तो उसका तो इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, e टू दी पावर 2 - 3x, बाहर बस -1/3 आएगा एक, और अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 प्लस x, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। तो यहाँ पे अगर 1 डालेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, e टू दी पावर -1 आ जाएगा, और माइनस अगर -1 डालेंगे तो e टू दी पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1/3 प्लस 1 4/3 -1 डालोगे तो कितना आएगा -1/3 -1 दैट इज प्लस 1/3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/3 प्लस 1 8/3। अरे यार आंसर ही मैच नहीं हो रहा, 8/3 आ गया, पता नहीं यार, और मैं नहीं देखूंगा, और जो भी जानते हो आप देख लो यार, मैंने देखा अभी और मेरा पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी अगर कोई कैलकुलेशन गलत होता है आप देख लेना, अभी मैं जो सजेशन करना है मैं कर देता हूँ। एज बोर्ड एग्जाम में नहीं है इस बार को, बट मैं आपको ये मान करके पढ़ा रहा हूं कि मान लो ये बोर्ड एग्जाम में है, अगर होता तो हम किस तरीके से करते, या तो सॉल्विंग के टाइम कोई भी एक वेरिएबल यूज करते, या तो इसको एज में कन्वर्ट करके करते जैसे मैंने अभी किया, या तो आप एज को एन में ट्रांसफॉर्म करके भी कर सकते हो, और हमेशा आप एनएच बनाने के चक्कर में ढूंढना। देखो यहाँ पे एनएच को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कितना फायदा हुआ, नहीं तो और भी गंदा होता लिमिट सॉल्व करना। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो एनएच ये जो एक एच यहाँ पे दे दिया, एक एच यहाँ पे दे दिया, ये सब टेक्निक्स जो ये सब सीख के रखो, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो एनएच का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी हमने, ठीक है, तो फायदा बहुत ज्यादा हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो ये सारे चीज को आपको सीखना पड़ेगा एग्जैक्टली, ठीक है, ये बहुत काम का चीज है। समझ आ रहा है मेरी बात पक्का। तो बस वही चीज है, अभी ध्यान से आप करो, या तो ईच में रखना या तो एन में कन्वर्ट कर देना, दोनों में से किसी भी एक में कन्वर्ट करके आप करो, ठीक है। और भाई डायरेक्टली बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड वाला फॉर्मूला जो 0 से 1 fx dx वाला निकाला था वो लिमिट इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने के लिए यूज होगा, बट ये सब बोर्ड वाले सवाल के लिए ये पहला वाला फॉर्मूला ही चलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैं क्या करूं, आंसर मैच नहीं हुआ तो आप देख लेना, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो उसको सही करके मैच करवा लेना।
ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तरीका मैंने पूरा पूरा बता दिया, सॉल्व भी कर दिया, ठीक है ना, क्लियर है। तो इतना सा बड़ा और गंदा चीज सॉल्व करना पड़ता है। और हमेशा अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो मान लो हमेशा हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा पूरा पूरा 6 मार्क कंफर्म है या नहीं, रफ में इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल के देख लेंगे। जो आंसर आया इधर भी लिमिट सॉल्व करके वही आंसर आना चाहिए, बिकॉज दोनों तो सेम ही है ना, आप बस प्रोसेस दूसरा लगा रहे हो, लिमिट यूज करके कर रहे हो। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या लॉजिक है बोलो तो, ये सब मेरे को समझ नहीं आता। एक सिंपल सा इंटीग्रेशन जो 2 लाइन में सॉल्व होता है उसको इतना गंदा करके करो, ठीक है ना, ये सब इसीलिए बेकार है एकदम बोर्ड एग्जाम वगैरह ये सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। एक और सवाल करा देता हूँ इसी प्लेटफॉर्म में, जो ऐसा कोई आपका एनसीईआरटी वगैरह में है नहीं ये क्वेश्चन, बट मैं सोचता हूँ कि अगर देना ही है, अगर बोर्ड वाला तेरे को सवाल देना ही है इस टॉपिक में, तो एक अच्छा सवाल देना ताकि बच्चे का नॉलेज एकदम पूरा अच्छे से टेस्ट हो जाए। ये सवाल अगर आ गया ना, आज तक तो आया नहीं है और आएगा भी नहीं कभी, बट अगर आ गया जो अभी मैं कराने वाला हूं, तो मान लो 100 में 100 तो किसी को नहीं आएगा, है ना, लगभग मान लो 95 से ऊपर भी किसी को क्रॉस नहीं होगा सिर्फ इस सवाल की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये सवाल बच्चे करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतना पेशेंस कर लोगे, अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करके जाते हो घर पे तब तो बिल्कुल कर लोगे, लेकिन टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा, इतना ज्यादा लग जाएगा, पूछो मत। 15 मिनट चला जाएगा इसके पीछे एटलीस्ट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो देखो अभी जो मैं कराने वाला हूँ वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो लिमिट से सम के ऊपर बेस्ड है, प्योरली फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जेई पे तो इसका कोई अहमियत है ही नहीं, बिकॉज डायरेक्टली इंटीग्रेट करके हम निकाल देंगे, जो सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने लिखा था, है ना। ऑर्डिनरी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, हाँ आरडी में जरूर है। और आपका एक फाइनली वो निकलता है लास्ट में जाकर के, आसाम बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन बैंक निकलता है 12 में। आप लोग भी खरीदोगे, अभी खरीदने के टाइम वो आ गया, अभी नया अगर निकलता है मार्केट में खरीद लेना, या तो पुराना वाला खरीद लेना। सारे क्वेश्चन कॉमन शीट में है ऑलरेडी सारे क्वेश्चन, ठीक है। उसके लिए आप चिंता मत करो, बट उस मॉडल में भी ये क्वेश्चन है और आरडी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बच्चे का कैलकुलेशन इतना ही टेस्ट करने का शौक है तो ये सब सवाल देने से बढ़िया से एकदम उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और 15 मिनट ये सवाल में तो जाएगा ही जाएगा, उस 15 मिनट के चक्कर में पता नहीं और वो कितना समय भी गवाएगा और कितना सवाल भी गवाएगा, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो ये कुछ भी नहीं है, बाई पार्ट करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, बट हमें करना है बोर्ड वाले तरीके, दैट इज लिमिट एज ए सम का तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। क्या बात क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो तो इसको देखते हैं ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अगर लगाए तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से a n तक h इंटू f ऑफ a प्लस आर एच। तो a प्लस आर एच यहां पे कितना हो जाएगा, -2 प्लस आर एच हो जाएगा, और n इंटू एच का वैल्यू हो जाएगा 4, b माइनस ए 4 होगा ना, ठीक है। तो f ऑफ -2 प्लस आर एच पुट करना है x के जगह पे, -2 प्लस आर एच और e टू दी पावर माइनस ऑफ -2 प्लस आर एच। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा इंटीग्रेशन, क्लियर है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्या टाइप आपको दिख रहा है, देखो इसको 2 समेशन में ब्रेक करो, जो आपको दिख रहा है अच्छे से, r इज इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है ना। ये क्या है, -2h e टू दी पावर, ये कितना आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं पहले, तो भाई ये जो e टू दी पावर -+2 e स्क्वायर जो है इसको बाहर निकाल देते, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे बचेगा तो बचेगा सिर्फ e टू दी पावर -rh। तो -2h इंटू e टू दी पावर -rh हो जाएगा एक, और दूसरा लिमिट e स्क्वायर तो रहेगा इधर, ठीक है ना। दूसरा लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। h तो है, ये r इंटू एच स्क्वायर, r इंटू एच स्क्वायर इंटू e टू दी पावर -rh, बिकॉज e टू दी पावर 2 को तो ऑलरेडी मैंने बाहर निकाल दिया। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है दोस्त, क्लियर है। चलो तो अभी यहाँ पे r के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये -2h को भी आप बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लिमिट के बाहर नहीं, सिग्मा के बाहर निकाल सकते हो, समझना। लिमिट और सिग्मा दो ऑपरेटर है, -2h इसके बाहर निकाल सकते हो, अभी इसके बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे तो h का लिमिट सॉल्व हो रहा है ना, तो इसको बाहर कैसे निकाल दोगे, ये कांस्टेंट की तरह थोड़ी ना ट्रीट होगा। इस सिग्मा के लिए ये कांस्टेंट बनेगा, बट लिमिट के लिए ये कांस्टेंट नहीं बन सकता। लिमिट और सिग्मा दोनों के लिए कांस्टेंट बनेगा सिर्फ ये, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे ये क्या आएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, क्या बचेगा e टू दी पावर -rh, तो ये एक जीपी सीरीज हो जाएगा, e टू दी पावर -h
प्लस ई टू द पावर माइनस 2h प्लस डॉट डॉट ई टू द पावर माइनस nh। क्लियर है क्या? अभी देखो इधर क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर को बाहर निकाल दो, ठीक है, और सिग्मा को अगर ब्रेक करें तो यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर माइनस h प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2h प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 3h प्लस डॉट डॉट n इंटू ई टू द पावर माइनस nh। क्लियर है क्या? अभी ये तो सिंपल सा एक जीपी सीरीज हो गया जिसका समेशन आप आराम से निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो बच्चे फंसेंगे वो इस जगह पे फंसेंगे। 11th अगर टेस्ट ही करना है तो इसके थ्रू टेस्ट कर लो ना भाई। ये क्या है, सीक्वेंशियल सीरीज जिसने अच्छे से पढ़ा है वही कर पाएगा, बाकी से नहीं होने वाला, उनका बस की बात नहीं है। ये देख के पकड़ पा रहे हो, अगर देख के पकड़ नहीं पा रहे तो बहुत ही गलत बात है, आपको शर्म आना चाहिए खुद पे, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा के दिया एक चीज। दिस इज एन एजीपी सीरीज, एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है क्या? दिख रहा है ये एपी है, ये एपी है, दिख रहा है क्या? और ये क्या है, जीपी है। तो यहाँ पे लिमिट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट के अंदर एक एजीपी सॉल्व करना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना? तो लिमिट के अंदर एजीपी को सॉल्व करने का क्षमता भगवान ने हमारे को नहीं दिया, इतना दिमाग। हम तो इसको सेपरेटली करके ही आंसर बैठाएंगे, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? क्लियर है? तो हम इसको साइड में चिपकाएंगे ऐसे, लेट Sn is equal to 1 into e to the power minus h plus 2 into e to the power minus h plus dot 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 n into e to the power minus h। अभी एजीपी कैसे सॉल्व करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और शिफ्ट करते हैं। e टू द पावर माइनस h इज द कॉमन रेशियो, जिससे मल्टीप्लाई करो और शिफ्ट कर दो। अच्छा यहाँ पे 2h आएगा, e टू द पावर माइनस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस nh प्लस ये आ जाएगा n इंटू e टू द पावर माइनस n प्लस 1 इंटू h। क्लियर है? समझ आ रहा है, फील आ रहा है ना पूरा? चलो सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये कितना आ जाएगा, Sn कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस e टू द पावर माइनस h आ जाएगा। इधर क्या आएगा, e टू द पावर माइनस h प्लस ब्रैकेट शुरू हुआ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 2 माइनस 1 3 माइनस 2, ये सब के सब e टू द पावर माइनस 2h प्लस e टू द पावर माइनस 3h प्लस डॉट डॉट e टू द पावर माइनस nh। यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, n माइनस 1 टर्म्स है, और यहाँ पे प्लस 0 से इसको सब्ट्रैक्ट करके माइनस n इंटू ई टू द पावर माइनस n प्लस 1 इंटू h लिख सकते हैं। क्लियर है? अभी ये जीपी वाला सॉल्व कर लो आराम से, आपके पास आंसर जो है वो मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो इसको अपन क्या सॉल्व करेंगे, देखो जरा ध्यान से। यार ये वीडियो में आ तो रहा है ना भाई? हाँ हाँ आ रहा है। चलो तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस h, ये n माइनस 1 तक समेशन है, तो a इंटू a क्या है, फर्स्ट टर्म इज e टू द पावर माइनस 2h, a इंटू r टू द पावर n, r टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। क्लियर है क्या? और माइनस n इंटू ई टू द पावर माइनस n प्लस 1 इंटू h, ये तो होगा ही होगा। क्लियर है ना भाई? समझ आ रहा है मेरी बात? चल तो Sn कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर दे, e टू द पावर माइनस h को e टू द पावर माइनस h माइनस 1 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर e टू द पावर एक माइनस आ जाएगा ना, माइनस 2h इंटू e टू द पावर माइनस h इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये जब नीचे आएगा तो ये क्या आ जाएगा, इससे माइनस कॉमन ले लिया मैंने पहले, और ये e टू द पावर माइनस h1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस n इंटू ई टू द पावर n प्लस 1 इंटू h डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस h माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ से माइनस कॉमन जाएगा ना, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर? चलो मिस्टेक हो जाता, इतना गंदा, इतना गंदगी, मतलब पूछो मत, पूरा साल का सबसे गंदा सवाल करा रहा हूँ, ठीक है? और शायद भगवान ऐसा गंदा सवाल ना है आगे। कंसेप्ट है नहीं ये, पूरा फालतू है, कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन। अभी इस सीरीज के जगह पे इस चीज को ना करके बैठा दे, इसके जगह पे जीपी सीरीज का समेशन बैठा और खुद से सॉल्व कर इसको। लिमिट सॉल्व करना आता है ना, प्रैक्टिस नहीं किया ना बहुत दिन से, तो इस सवाल के थ्रू लिमिट को प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस खुद से कर लिए। ठीक है? क्लियर है? समझ आ रहा है? और जहां जहां पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये देख n इंटू एच का पैटर्न बन रहा है, ये देख n इंटू एच, जहां जहां पे NH दिख रहा है तुरंत उसको 4 बैठाने में देरी नहीं करना है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? जहां जहां पे NH आएगा आपको उस जगह पे तुरंत आपको
+4 पुट कर ही देना है, बिकॉज NH का वैल्यू +4 है। और फिर NH सारे खत्म होने के बाद N इंटू H के जगह पे 4 पुट करने के बाद ये आपका मर्जी है कि आप इसको H में रखोगे या फिर N में लेके जाओगे। मैं तो बोलूंगा H में ही रखो, क्या और लफड़ा करोगे, H में ही रखो। जितना जगह पे N है उस जगह पे 4/8 सब्स्टिट्यूट करके लिमिट सॉल्व करो, H टेंडिंग टू 0। बस लॉपिटल मत लगाना, बोर्ड से करने का कोशिश करना। अगर नहीं कर पाए बोर्ड वाले तरीके से देन मेरे को इन्फॉर्म करना। और इस तरीके से आंसर भी निकालना है और आंसर निकाल के इंटीग्रेशन सॉल्व करके भी आंसर निकालना है और दोनों को मैच भी करना है कि क्या दोनों मैच हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है पक्का? चल तो ये मैं बोलूंगा जूम का क्लास में मेरे को दिखाने के लिए कौन कौन किए हो पता चल जाएगा। क्लियर है क्या सर? ठीक है, जो सबसे पहले मेरे को दोनों तरीके से आंसर निकाल के मैच करा के देगा उसके लिए चॉकलेट्स है पक्का, क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं ना, मेरे पास इतना पेशेंस है नहीं। अगर आप उस लेवल का पेशेंस दिखा देते हो तो आपके लिए चॉकलेट तय है। क्लियर है, समझ आ रहा है पक्का? चलो अभी हम आगे का पार्ट देखते हैं, दैट इज लिमिट इज ए सम का जो जेई बेस्ड प्रॉब्लम होता है, दैट इज इनफिनिट सीरीज बेस्ड लिमिट जो सॉल्व करना होता है उसको अपन सॉल्व करें। क्लियर है? चलो तो चलिए हमारा लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जो सीरीज बेस्ड लिमिट थे वो सॉल्व कैसे करेंगे हम, वो चीज एक बार देख लेते हैं। देखो लिमिट, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 1 डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस 1। ठीक है, क्लियर? आपको मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला जो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 पुट करके निकाला था वो क्या था? बेसिकली उस वक्त आप क्या कर रहे थे इतना देर तक कि इंटीग्रेशन को लिमिट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट को सीरीज तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, समीशन निकालना सारे सीरीज का तो ऐसे पॉसिबल हो नहीं पाएगा आपके लिए। तो आप क्या करोगे, इस सीरीज को आप पहले समीशन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एंड देन उस फॉर्मेट को आप इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो वाला फॉर्मेट आपका क्या था, इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n था बाहर और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n हो या फिर 0 से n-1 हो, कुछ भी हो। ठीक है, अंदर रहेगा f of r by n इंटू क्या नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? तो देखो बेसिकली हमें इस सीरीज को सबसे पहले, लिमिट तो बाहर है ही है ना, पहले इस चीज को हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करना अगर आप सीख गए तब तो हो जाएगा काम। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ना आपको क्या चाहिए, इस r by n का वैल्यू चाहिए, r by n इस टाइप का एक्सप्रेशन चाहिए। उससे पहले भी आपको इस सीरीज को सिग्मा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं सिग्मा के फॉर्मेट में इस सीरीज को कन्वर्ट करूं तो ये क्या दिख रहा होगा आपको, सिग्मा, ध्यान से देखना, सिग्मा 1 1 1 1 1, मतलब आपको जनरल टर्म लिखना है, समझ गए ना, कोई भी जनरल टर्म लिखना है ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, तो ऊपर तो 1 1 1 1 1 कांस्टेंट है तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे फर्स्ट टर्म जो है वो भी कांस्टेंट है n n n n n, प्लस में टर्म जो भी है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे n-1। तो इस जो चेंज हो रहा है उस चीज को हम क्या मान लेंगे, r मान लेंगे, खत्म बात। जो चेंज हो रहा है उसको r मान लो ना, क्या दिक्कत है। और r का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ और खत्म हो रहा है n-1 पे। कुछ भी होने से होगा, या तो 0 से n-1 या तो 1 से n तक, दो में से कुछ भी एक होने से चलेगा, या तो 0 से n-1 तक या तो 1 से लेकर के n तक। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? तो चलिए यहां से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n-1। मैंने आपको क्या बोला, आपको फंक्शन ऑफ r by n बनाना है, तो r by n का जो टर्म है वो आपको प्रेजेंट दिखना होगा अंदर। ठीक है, तो r by n बनाने के लिए आप यहाँ से 1 by n कॉमन लेके जा सकते हो, और ये एज ये r का समेशन है तो 1 by n कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये सिग्मा के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस r डिवाइडेड बाई n। ठीक है, क्लियर? तो अभी ये पूरा तैयार हो गया और ये देखो ये लिमिट जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये f of x आ गया ना, दैट इज ये r by n जो है वो क्या बन गया, वो x बन गया, ये r by n x बन गया, और ये 1 by n क्या बन गया, dx बन गया, ये 1 by n क्या बन गया, dx बन गया। तो ये चीज आप याद रखना, r by n बन जाएगा x और 1 by n बन जाएगा dx। ठीक है, और लिमिट और सिग्मा उठ करके ये 0 से 1 इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1
1 डिवाइडेड बाई ये पूरा फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। r अभी तो ये फंक्शन ऑफ r बाई एन है, बट r बाई एन की जगह पे मैं x लिख दूंगा, तो ये 1 बाई 1 प्लस एक्स आ गया और ये 1 बाई एन बन जाएगा dx। बस इसको सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो ये आ जाएगा ln2 माइनस 0, ln2 भी आएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम सीरीज बेस्ड लिमिट जो भी होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मेंस में भी भर भर के सवाल आता है इसके ऊपर, और एडवांस में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे से आप इस चीज को समझ लेना और कर लेना सर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना? आपकी शीट में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो मैं करके नहीं दूंगा, बट आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना सारे क्वेश्चन, डिस्कशन तो होगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इधर है 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट टर्म चेंज होकर के 4n हो गया। n से क्या हो गया? 4n हो गया। तो अभी जब मैं इसको सिग्मा में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो ये क्या आएगा? देखो तो जरा, सबसे पहले तो इस सीरीज को सिग्मा में, अगर सिग्मा में कन्वर्ट किया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन रहता है यहाँ पे डायरेक्टली सिग्मा फॉर्मेट दे देता है, बस आपको r बाई एन को x और 1 बाई एन को dx लिखना होता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर सीरीज दिया हुआ है तो सीरीज को पहले समीशन में कन्वर्ट कर। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 1 1, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर n प्लस r लिख देते हो, और r का वैल्यू 0 से कहां तक ब्रेक हो रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको n प्लस 3n लिख सकता हूं ना, ऑब्वियसली। तो r का वैल्यू मेरे पास अभी क्या, कहां से कहां तक चल रहा है? 0 से 3n तक चल रहा है। ठीक है ना? अभी यहाँ पे लफड़ा हो गया, 0 से r का वैल्यू कहां तक चला गया? 3n तक चला गया, बट मुझे कहां से कहां तक चाहिए था? मुझे 0 से n-1 या फिर 1 से n तक चाहिए था। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो चलो हम सब्स्टिट्यूशन कर देते। 3n को हम दूसरा कोई वेरिएबल मान लेते, चलो m मान लेते, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m बाई 3 हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है? तो n अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो m भी तो क्या होगा? इंफिनिटी को टेंड करेगा ना, बिकॉज m इज इक्वल टू थ्राइस n। n अगर इंफिनिटी है तो m भी इंफिनिटी होगा। तो यहाँ पे पूरा लिमिट को कन्वर्ट करके हम m के फॉर्मेट में लेके चले जाते हैं। तो ये r इज इक्वल टू 0 से क्या आ जाएगा? m आ जाएगा ना। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? m के जगह पे आ जाएगा m बाई 3 प्लस r। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ से मान लो 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया, तो ये 1 बाई m बाहर लेकर के अगर आ जाते हैं तो ये बन जाएगा 0 से m 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3r बाई m। ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? सोचने का प्रयास करो, ऐसे हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में। ठीक है ना? तो बस यहाँ तक आ गया आपके पास। अभी बस आपका एक दिक्कत है कि 0 से आपको चाहिए था m-1 तक, आपको 0 से m-1 तक चाहिए था। अभी पूरा n की जगह पे m आ गया। ठीक है? तो अभी और कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बस एक चीज सोचना चाहिए, 0 से आपको m तक दिया हुआ है यहाँ पे, बट आपको 0 से m-1 तक चाहिए। तो एक टर्म को अलग कर दो ना, एक टर्म को अलग कर दो आप, क्या दिक्कत है? 1 बाई m सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से m-1 तक कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक टर्म जो है वो अलग रह जाएगा। वो टर्म कौन सा है? वो टर्म वो हो जाएगा जो r का वैल्यू m पुट करने के बाद जो आएगा। तो r का वैल्यू m पुट करने के बाद क्या आ रहा है? यहाँ r अगर m डाल देते तो ये 3/4 हो जाएगा, और 3/4 और बाहर क्या है? m है ना, तो ये 3/4m आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? अभी अगर m का वैल्यू इंफिनिटी है तो ये वाला लिमिट m अगर इंफिनिटी है तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये पूरा लिमिट जो है वो सॉल्व होकर के इंटीग्रेशन में आ जाएगा ना, 0 से 1। ठीक है? 3 डिवाइडेड बाई r बाई m को मैं x लिख दूंगा और 1 बाई m को मैं dx लिख दूंगा। बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? बढ़िया है पूरा। ठीक है? इसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारे को सोच के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन जने, और आगे सोचने का प्रयास करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स चलते हैं, सोचने का प्रयास करते चलिए, जरा आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। लिमिट, आपका दिमाग को बताने के लिए अच्छा प्रॉब्लम है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर इनटू
1 प्लस 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर डॉट डॉट 1 प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू होल टू दी पावर 1 बाई एन। अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट है। आप इतना देर से ढूंढ रहे थे सर मेरे को तो समेशन चाहिए, अगर सिग्मा में कन्वर्ट करना है तो समेशन चाहिए ना, बीच में प्लस चाहिए, बट यहाँ पे प्रोडक्ट है और पावर में भी कुछ कुछ है। तो ये देख करके कि आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पे तो चक्कर कुछ और है। बोले क्या है कि सर यहाँ पे तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। बोले क्लियर है? तो सबसे पहले अपन इस चीज को क्या कंसीडर कर लेते हैं, y, और फिर हम इस y पे दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। तो लॉग को अगर मैं लिमिट के अंदर घुसाऊंगा तो ये कैसा सीन बनेगा, ये सीन कैसा होगा, 1 बाई एन बाहर आएगा और ये लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लॉग ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर है? इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अभी देख समेशन आ गया कि नहीं आ गया, बीच में आ गया ना, बराबर से समेशन बीच में आ गया। अभी अगर समेशन बीच में आ जाता है तो अपन इसको सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, n तक चलेगा और क्या आ जाएगा, लॉग तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, n स्क्वायर भी नीचे सेम है, सिर्फ वेरी कर रहा है कौन, ये वाला जगह वेरी कर रहा है। इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर के फॉर्मेट में, बिकॉज आर का वैल्यू में 1 से n तक लिख दिया। क्लियर है ना? क्लियर दिख रहा था? पहले इसको देख के ही लिमिट लगाओगे, पहले ऐसे नहीं कि लिमिट लिख दोगे, मेरे को पता था इसीलिए मेरे को दिख गया जल्दी से, इसीलिए मैंने लिख दिया। क्लियर है क्या? तो अभी अपन क्या करेंगे, बस डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 लॉग ऑफ r बाई m को x लिख दोगे। ये पूरा फंक्शन ऑफ r बाई m। हमेशा आप एक ही चीज पे ध्यान दोगे कि पहले सिग्मा बनाना है एंड देन फंक्शन ऑफ r बाई m बनाना है। मतलब r बाई m छोड़ के उस फंक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। r बाई m को अगर मैं हटा देता हूं तो सारे वेरिएबल गायब होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? और बाहर 1 बाई m होना चाहिए dx बनने के लिए। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? अभी आप इसको कैसे करोगे, सिंपल सा चीज देख के पता चल रहा है, बाई पार्ट लगा दोगे, है ना, साथ में 1 है, इसको सेकंड फंक्शन मान लोगे और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? आराम से बाई पार्ट लगा करके सॉल्व कर देना, आपके पास आपका आंसर मौजूद हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? पक्का? चलो आगे बात करते हैं अपन, लास्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं लिखूंगा, लिखने के बाद अगर आप ट्राई कर सकते हो तो कर लो खुद से एक बार, बहुत अच्छी बात होगा। ठीक है? अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो एक बार खुद से, क्या पता आपसे हो जाए सवाल। फैक्टोरियल n टू दी पावर 1 बाई n डिवाइडेड बाई n। ठीक है? क्लियर है क्या? चलो, तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है। बोले सर ये क्या है, ये फैक्टोरियल n वगैरह ये सब क्या लगा दिए, पेशेंस रखो और जो पता है वो लिखते जाओ। फैक्टोरियल n का मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट 4 3 2 1 होल टू दी पावर 1 बाई n। तो अभी वापस प्रोडक्ट आ गया। जैसे ही प्रोडक्ट आया आपका दिमाग में क्लिक करेगा लॉग ले लो सर। लॉग लेने के लिए पहले कुछ एज्यूम तो करना होगा ना। तो लेट y बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई n और इसके पावर में होल टू दी पावर 1 बाई n। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूं तो क्या आएगा, लॉग को अगर मैं लिमिट के अंदर घुसाता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग n, माइनस लॉग n तो इधर रहेगा, ये तो समझ आ ही रहा है। बिकॉज पहले तो जब यहाँ पे आके लॉग लगेगा तो लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाई n होगा, तो लॉग ऑफ m माइनस n, तो ये 1 बाई n को बाहर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है? और अंदर जब मैं लॉग लगा दूंगा तो ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग n प्लस लॉग n माइनस 1 प्लस लॉग n माइनस 2, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट लॉग 4 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 1, ये पूरा रहेगा ब्रैकेट के अंदर और माइनस उधर लॉग n रहेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है क्या? पक्का? अभी देखो बहुत बच्चे यहां तक आकर के फंस जाते हैं इस प्रॉब्लम में। क्लियर है क्या? मैंने देखा उनको करते हुए कि वो फंस जाते हैं यहाँ पे आकर के, इस चीज को वो समेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। बोलते सर यहाँ पे n है, यहाँ पे तो n दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करे सर, एग्जैक्टली फील नहीं आ रहा है सर कि करे तो करे क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो उस जगह से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग पहले ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को आप सिग्मा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले को कर सकते हो। तो अगर थोड़ा सा आपको अच्छे से और चीजों को समझना है तो ऊपर ही आप खाना पकाते आओ, ऊपर ही खाना पकाते आओ, ताकि आप नीचे आकर के आपको भूखा ना रहना पड़े। ठीक है? क्लियर है? अपन क्या करेंगे, इस n को अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं तो ये क्या होकर के जाएगा,
सोचना ये क्या होकर के जाएगा, अगर n को ब्रैकेट के अंदर घुसा देते हैं तो ये क्या होकर के जाएगा, ये n टू दी पावर n होकर के जाएगा ना इस ब्रैकेट के अंदर, ताकि n टू दी पावर n होल टू दी पावर 1/n जब कैंसिल आउट होगा तो वापस बाहर n ही आ जाए, है ना। n को अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर होकर के घुसाता हूं ना, तो ऐसे ही तो यहाँ पे n टू दी पावर n होगा, तो उस n टू दी पावर n को मैं n इंटू n मतलब n यहाँ पे कितना n है, n टाइम्स, तो यहाँ पे n टाइम्स अगर n आ रहा है तो यहाँ पे भी टोटल n फैक्टर्स है, तो सारे फैक्टर को मैं एक एक n दे दूंगा, सारे फैक्टर को मैं एक एक n दे दूंगा। तो फायदा क्या होगा, इससे जरा ध्यान से देखिए क्या फायदा होगा, एक सुंदर सा फॉर्मेट बन जाएगा, n बाई n 1, n माइनस 1 बाई n, 1 माइनस 1 बाई n, 1 माइनस 2 बाई n, 1 माइनस 3 बाई n, ठीक है। और लास्ट वाला क्या आएगा मेरे पास, एग्जैक्टली लास्ट वाला क्या आएगा बोलो, 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। क्लियर है क्या, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, n बाई n क्या आएगा 1, तो 1 माइनस 1 0 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई n, ये देखो लास्ट टर्म 1 बाई n, तो 1 बाई n को हमने इस तरीके से लिखा। क्लियर है, तो अभी ये पूरा फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको, 1 माइनस r बाई n का फॉर्मेट दिख रहा है। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, तो अभी इसको y मानते हैं एंड देन अपन लॉग अप्लाई करते हैं, तो अभी थोड़ा फायदा होगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोल, सिग्मा log of 1 minus r by n, because 1 1 1 1 कांस्टेंट, माइनस भी कांस्टेंट, n n n n नीचे चेंज जा रहा है, तो ये सब तो चेंज नहीं होगा, चेंज हो कौन रहा है, ये 1 2 3 ऐसे चेंज हो रहा है, बट ये 1 तो सेकंड टर्म में आ रहा है, इससे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा, इस 1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0 बाई n के फॉर्मेट में। तो बेसिकली यहाँ पे r का वैल्यू कहां से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ, तो r का वैल्यू अपन 0 से कहां तक जाएंगे, n माइनस 1 तक जाएंगे। क्लियर है, 0 से n माइनस 1 या फिर 1 से n, कोई भी एक लिमिट होने से ही हुआ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 1 log ऑफ 1 माइनस, अच्छा एक n तो बचा रहना चाहिए था, एक n किधर गया, एक n तो बचना चाहिए था ना भाई, dx कैसे लिखेंगे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा ना भाई। अरे भाई समझ रहे हो ना मेरी बात, एक अगर बचेगा नहीं तो dx कहां से आएगा, क्या लफड़ा हो गया बोलो तो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, वही चीज एग्जैक्टली मेरे साथ भी हो रहा है, एक 1/n तो बचना चाहिए था, तो बच क्यों नहीं रहा है पता नहीं यार, एक 1/n तो बचा हुआ रहना चाहिए था, dx कहां से लिखेंगे यार, पहले वाला सवाल पे 1/n बचा था क्या, पहले वाले सवाल पे 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर और 1/n बाहर आ गया था, बिल्कुल सही, पहले वाले पे तो ठीक था। यहाँ पे कोई लफड़ा क्या बोलो, कोई लफड़ा क्या बोलो, लॉग लगाने के बाद, हाँ सॉरी यहाँ पे पावर में 1/n तो रह जाएगा ना, तो ये लॉग यहाँ पे भी पावर में 1/n रह जाएगा, तो जब लॉग लगाओगे तो यहाँ पे तो 1/n बाहर आ जाएगा ना, और अंदर ये लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दैट प्लस लॉग ऑफ दैट, जिसको मैंने सिग्मा के फॉर्मेट में लिखा, तो ये 1/n तो बाहर रहेगा, ये कौन सा 1/n है, ये पावर वाला 1/n बाहर आ जाएगा आफ्टर टेकिंग लॉग, तो ये 1 माइनस x इंटू dx। अभी इसको सॉल्व करना किसको नहीं आता, बाई पार्ट से सभी सॉल्व कर लेगा, बट एक सिले मिस्टेक सभी से होता है, मैं बोल के दे रहा हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है ना। क्लियर है कि बच्चे यहाँ पे जो भी आंसर आता है ना उसी को टिक कर देते हैं, और ऑप्शन में ऐसा एक आंसर होता भी है, बट ओरिजिनली आंसर क्या होना चाहिए, e टू दी पावर ऑफ दैट आंसर। अगर इसका आंसर k आ रहा है सॉल्व करके, तो y का वैल्यू e टू दी पावर k होगा, तो ये भूलना मत, बिकॉज k जो आएगा वो log ऑफ y का आंसर आएगा, तो y का वैल्यू e टू दी पावर k होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, बिकॉज आपको एक्जैक्टली y सॉल्व करने के लिए दिया गया है ना, log ऑफ y सॉल्व करने नहीं दिया है, log तो आपने ऑपरेट किए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। क्लियर है, तो ये सब चीजों से बच के रहना है और ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, एग्जैक्टली। क्लियर है, समझ आ रहा है ना मेरी बात, पक्का, इस तरीके का मिस्टेक्स मत कीजिएगा, बढ़िया से सवाल को सॉल्व कीजिए, इजी टॉपिक है, आराम से समझ जाएंगे, है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा तो वो स्टार्टिंग में जो थ्योरी समझाया था उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, अदरवाइज पूरा टॉपिक सिंपल है। क्लियर है, समझ आ रहा है, तो आज के लेक्चर अपन यहीं तक समाप्त करते दोस्त, हमारा और डेफिनेट इंटीग्रेशन बना सकते रहिए, और अभी तक 3 टॉपिक बाकी है,
रिडक्शन। बोर्ड एग्जाम में नाम लगाने वाला टॉपिक अगर होता है तो यहां तक नाम रहता है बोर्ड एग्जाम में। आज का लेक्चर 5 तक। अगला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से ही जिनको बोर्ड्स में ध्यान नहीं है वो ना देखने से भी चलेगा। दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पहला टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का। देन लिबनीज रूल, न्यूटन-लीबनीज, ठीक है, न्यूटन-लीबनीज रूल, ठीक है। एंड देन लास्ट में अपन करेंगे एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट लेक्चर कितना भी बड़ा हो, चाहे 2-2.5 घंटे का भी अगर बन जाए तो भी मैं ये तीनों के तीनों टॉपिक अगले लेक्चर में ही खत्म करके छोड़ूंगा। कोशिश करूंगा यार, फुल ट्राई मारूंगा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करने का। अगर नहीं होता है तो एक और लेक्चर लग जाएगा, क्या करें, ठीक है, क्लियर है। बट जहां तक किया है उस जगह तक बहुत अच्छे से करो, समझ में आ रहा है ना। इस लेक्चर तक अगर कोई भी डाउट है इस लेक्चर में तो आप मेरे को साथों साथ फोन करके पूछ लो, और ये लेक्चर देखने के बाद ही इसके अंडर पे जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट कर लो। क्लियर है। तो आज के लिए अपन यहीं तक समाप्त करते हैं। अलविदा। ठीक।